So we are going to start with the second phylum, that is Coelenterata. So as the name suggests, coelenterate means an organism that possesses a coelom. But the name is a misnomer. Like poriferans, these organisms also do not have a true coelom. इनमें भी एक बॉडी कैविटी होती है लेकिन वो सीलोम नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लाइंड बाय एंडोडर्म. इट इज़ नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म. ओनली अ मीजोडर्म लाइन कैविटी कैन बी कॉल्ड अ सीलोम. तो इसमें भी जो कैविटी है जिसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं. गैस्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू डाइजेशन, वास्कुलर मीन्स रिलेटेड टू सर्कुलेशन एंड टू रेस्पिरेशन. तो इसी कैविटी के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसी में डाइजेशन हो रही है, ठीक है, उसी की मदद से गैशियस एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वहीं रेस्पिरेशन हो रही है. लेकिन दैट इज़ नॉट अ ट्रू सीलोम बिकॉज इट इज़ लाइंड बाय एंडोडर्म. अगर वो मीजोडर्म लाइंड होती तो हम उसको ट्रू सीलोम बोलते. मीजोडर्म लाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि मीजोडर्म ही नहीं है. इट्स अ डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है. तो एडवांसमेंट्स ऑफ पोरिफेरन्स इंक्लूड दैट दीज हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. Again, gelatinous mesoglea, a jelly-like substance, again like poriferans, is present between the epidermal and gastrodermal tissue layers. Epidermal tissue layer and gastrodermal tissue layers, what they are, we'll see in diagram later. तो इसमें क्या है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है जो सीलोम नहीं है, ठीक है. नर्वस सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व नेट. सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द एनिमल किंगडम. दे आर द फर्स्ट फाइला टू डेवलप नर्वस सिस्टम. पोरिफेरन्स में नर्वस सिस्टम नहीं था. दे कैनॉट रिसीव एनी स्टिमुलाई, दे कैनॉट रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलाई. देन दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड निडोसाइट्स. या कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम निडोसाइट्स बोलते हैं. दे आर यूज्ड इन डिफेंस, दे आर यूज्ड इन फीडिंग एंड इन अटैचमेंट. रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, दे हैव नो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स. तो हमने पोरीफेरा में पढ़ा था आइदर दे डोंट हैव सिमेट्री और दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. तो स्पंजेस में सिमेट्री बहुत अनयूजुअल होती है. यूजुअली स्पंजेस असिमेट्रिकली होते हैं, ठीक है. रेडियल सिमेट्री इज़ वेरी रेयर. तो इसमें रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं जिनका कोई एंटीरियर पोस्टीरियर एंड नहीं है, ठीक है. दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. एंटीरियर पोस्टीरियर एंड का क्या मतलब होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर एंड का क्या मतलब होता है कि जिस एंड को आगे रख के चला जाए वो एंटीरियर होता है, जिसको पीछे रख के ऑर्गेनिज्म चले वो पोस्टीरियर होता है. तो बेसिकली इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. फेस मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है. उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक वी यूजुअली मूव फॉरवर्ड्स, वी डोंट मूव बैकवर्ड्स. तो इसमें ऐसा नहीं है. इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. टर्म्स ऑफ डायरेक्शन दे आर बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ माउथ ओपनिंग. हम इसकी जो है सिमेट्री फिर कैसे डिफ़ाइन करते हैं? जिस एंड पे माउथ प्रेजेंट होता है उसको हम ओरल एंड बोलते हैं, एंड जो ऑपोजिट एंड होता है उसको हम अब ओरल एंड बोलते हैं, ठीक है. सो रेडियल सिमेट्री इट इज़ एडवांटेजियस फॉर सेडेंट्री एनिमल्स. सेडेंट्री इन द सेंस कि ये मूव नहीं करते हैं. दे कैन नॉट लोकोमोट, दे कैन नॉट मूव, क्योंकि सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉडी, और ऑर्गेनिज्म जो है उस स्टिमुलस को प्रॉपर्ली सभी डायरेक्शंस में रिस्पॉन्ड कर सकता है. तो बेसिकली द इशू हेयर इज़ कि जो ऑर्गेनिजम्स मूव कर सकते हैं दे आर मोस्टली बायलेटरली सिमेट्रिकल, क्योंकि उनको स्टिमुलस को इक्वली रिसीव करने के लिए किसी रेडियल सिमेट्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. दे कैन मूव एंड दे कैन एडजस्ट देमसेल्व्स, ठीक है, टू रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. लेकिन जो सेडेंट्री ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते. तो उनको क्या है, इट्स अ गिफ्ट कि दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ताकि इक्वल स्टिमुलस सारी डायरेक्शन से रिसीव किया जा सके और सेंस किया जा सके कि कहाँ से कौन सा स्टिमुलस आ रहा है. सो दीज ऑर्गेनिजम्स दे कैन रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली टू स्टिमुलाई फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, और बराबर रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज दी सिमेट्री इज़ रेडियल. तो इसकी लाइफ साइकिल में दो फॉर्म्स होती हैं. एक सेक्शुअल फॉर्म होती है, एक असेक्शुअल फॉर्म होती है. असेक्शुअल फॉर्म इज़ कॉल्ड पॉलिप. Polyp basically is the form which is present in major part of life cycle. तो polyp form जो है वो asexual होती है, एंड वो जो है गमीट्स प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है. वो क्या प्रोड्यूस करती है, कुछ मेड्यूसे प्रोड्यूस करती है विच आर फ्री स्विमिंग सीलेंट्रेट फॉर्म्स. तो पोलिप फिक्स्ड होता है, मेड्यूसे मूव कर सकते हैं, दे कैन स्विम, ठीक है. तो इट इज़ द मेड्यूसे विच प्रोड्यूस द गमीट्स, एंड मोस्टली दे आर डियोशियस, दे आर यूनिसेक्शुअल, which means male medusae produce male gametes and female medusae produce female gametes, right? And the fusion of these will produce
zygote which will result in the formation of polyp. Polyp will produce medusae. Medusae will produce gametes again. Those will fuse to form zygote. Again zygote will form polyp and the cycle continues. तो बेसिकली क्या है, इसमें सेल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इनटू टिश्यूज़. सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. प्रॉपर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं. दे आर नॉट लूजली अरेंज्ड. जैसे पोरीफेरेंस में सेल्स लूजली अरेंज्ड थे, ऐसा कुछ नहीं है. एंड टू एंड सेल्स अटैच्ड हैं एंड दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टिश्यू. तो एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो 2 लेयर्स हैं इसमें. दे आर डिप्लोब्लास्टिक. स्पंजेस में या पोरीफेरेंस में कोई लेयर्स नहीं होती हैं. उनका जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म नाम की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो वॉल लेयर है जिसने सराउंड कर रखा था उसकी कैविटी को. तो हमने कह दिया कि वो एक्टोडर्म लाइंड है, बट इट्स नॉट ट्रूली एक्टोडर्म लाइंड ऑल्सो. उसमें डिफरेंशिएशन ही नहीं होती है. ठीक है. तो इट इज़ ओनली इन सीलेंट ट्रेट्स की जो एम्ब्रियो है उसमें 2 लेयर्स फॉर्म होती हैं. एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर है, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर है. मेसोडर्म जिससे नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यूज़ बनते हैं वो इनमें भी नहीं बनी है अभी तक. तो जो एक्टोडर्म है उसने क्या बना दिया, बाहर वाली लेयर बना दी जिसको हम बोलते हैं एपीडर्मिस. एपी मीन्स अपर, डर्मिस मीन्स स्किन. तो ऊपर वाली जो स्किन है, जो इसकी लेयर है, दैट इज़ एपीडर्मिस. एंड जो नीचे वाली लेयर है, ठीक है, जो अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मिस. गैस्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू डाइजेशन. ठीक है. तो जो बाहर है वो एपिडर्मिस है, जो अंदर है वो गैस्ट्रोडर्मिस है. और फिगर में देखो, इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस देयर इज़ अ टिश्यू कह लो उसको, या यू कैन से एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम मीज़ोग्लिया बोलते हैं. ठीक है. तो ग्ली मीन्स जेली, ठीक है, मीज़ो मीन्स इन द मिडल. तो एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस के सेंटर में प्रेजेंट होती है मीज़ोग्लिया. ठीक है. तो जो सेंटर में कैविटी हमें दिख रही है विच इज़ सराउंडेड बाय गैस्ट्रोडर्मिस, दैट इज़ द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. इसमें भी कोई उसका बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता है. सराउंडिंग जो फ्लूइड है, उसके आसपास जो पानी है, वही उस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में प्रेजेंट है. वही वहाँ पे जो है उसको सर्कुलेट करवाया जा रहा है. दैट इज़ हेल्पिंग इन डाइजेशन. ठीक है. इस जैसे पोरीफेरेंस में जो डाइजेशन थी वो कहाँ हो रही थी, मीज़ो जो टिश्यू था वहाँ का, उसके सेल्स के अंदर हो रही थी. जो अमीबोसाइट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे मीज़ो हिल के अंदर, वहाँ हो रही थी. तो इट वाज कम्प्लीटली इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. यहाँ पे ऐसा नहीं है. कुछ डाइजेशन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर होगी, यानी कि वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगी, और कुछ हद तक डाइजेशन जो है सेल्स के अंदर होगी, गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स के अंदर होगी, यानी कुछ हद तक वो इंट्रा सेल्यूलर है. इसमें क्या है, बाहर एपिडर्मिस है, अंदर गैस्ट्रोडर्मिस है. दोनों के बीच में एक जेली जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हम मीज़ोग्लिया बोलते हैं. मीज़ोडर्म नहीं है, मीज़ोग्लिया मीज़ोडर्म से नहीं फॉर्म हुई है. ठीक है. तो बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस इज़ अ जेली लाइक लेयर जिसको हम मीज़ोग्लिया बोलते हैं, जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन दे हैव देयर ओरिजिन इन आइदर एपिडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस. तो या तो वो एपिडर्मिस वाली लेयर से माइग्रेट होकर के सेंटर वाले टिश्यू में जेल लाइक सब्सटेंस में आ गए हैं. इट्स नॉट अ टिश्यू. और या फिर वो गैस्ट्रोडर्मिस में फॉर्म हुए थे और वहाँ से वो माइग्रेट करके कहाँ आ गए हैं, सेंटर में आ गए हैं. तो बेसिकली मीज़ोग्लिया इज़ नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम मीज़ोडर्म, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस. सिलोम नहीं है. गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज़ नॉट अ सिलोम बिकॉज इट इज़ नॉट लाइंड बाय मीज़ोडर्म, इट इज़ लाइंड बाय एंडोडर्म. ये जो फॉर्म यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है, दिस इज़ द पोलिप फॉर्म. पोलिप फॉर्म है, सेडेंट्री फॉर्म है, मूव नहीं कर सकती. जो ऊपर टेंटिकल्स लगे हैं उसके पैर नहीं है वो, दे आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ. उसको फीडिंग में हेल्प करते हैं. टेंटिकल्स खाना क्या करते हैं, लाते हैं और उसको माउथ में डालते हैं, सो दैट कैन ट्रैवल डाउन द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जहाँ पे उसको डाइजेस्ट किया जा सके. तो इट इज़ अ सेडेंट्री लाइफ फॉर्म, इट कैनॉट मूव, इट इज़ असेक्सुअल. और इसमें गमीट्स नहीं बनते हैं. ठीक है. इससे क्या बनते हैं, मेड्यूसे बनते हैं, बडिंग हो करके, इससे बडिंग हो करके, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्चुअली. तो उससे मेड्यूसे बनते हैं और मेड्यूसा के अंदर गमीट्स बनते हैं. तो ये जो है ये सेडेंट्री है. मेड्यूसा जो है वो फ्री स्विमिंग स्टेज होती है. तो नाउ विल बी डिस्कसिंग द वॉल लेयर्स. ठीक है. यू कैन सी इसमें जो दिखाया गया है उसकी वॉल को एनलार्ज करके दिखाया गया है. वॉल का एक पोर्शन है, उन्होंने दिखाया है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द न्यूरॉन विच दे हैव लेबल्ड. ठीक है. एक नर्व नेट प्रेजेंट है वहाँ पे. ठीक है. उसका जो रिसेप्टर है वो एपिडर्मिस में से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है. ठीक है. और वो क्या कर रहा है, बाहर से सिग्नल ला रहा है और कहाँ पे छोड़ रहा है उस सिग्नल को, जहाँ पे यू कैन सी न्यूरॉन, जहाँ पे इन्होंने लेबल किया हुआ है नीचे,
वहाँ पे एक नेट जैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ हैं उनसे फॉर्म हो रहे हैं, उनके फाइबर से फॉर्म हो रहे हैं। सो इतना प्रिमिटिव जो है नर्वस सिस्टम इसका अभी फॉर्म हो चुका है, ठीक है, कि थोड़े थोड़े स्टिमुलस वो रिसीव कर सके। तो एपिडर्मिस जो बाहर वाली लेयर है उसमें हमने देखने हैं बेसिकली एक नीडोसाइट हमें दिखाई दे रहा है। तो नीडोसाइट जो है वो क्या है, इसका डिफेंस स्ट्रक्चर है एक तरह से, वील सी हाउ इट वर्क्स। और नीडोसाइट जो है उसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है नेमेटोसिस्ट। तो वील सी व्हाट बोथ ऑफ दीज सेल्स दे डू। और इन्होंने लेबल किए हुए हैं वहाँ पे जो सेल्स हैं जिनको इन्होंने लेबल किया है, बेसिकली एपिडर्मल सेल्स को लेबल किया गया है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या रिलैक्स कर सकते हैं, दैट इज़ वाई दे आर मस्कुलर सेल्स एंड दे फॉर्म द एपिथेलियम, सो दे आर कॉल्ड एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। एंड यू कैन सी एपिडर्मिस के अंदर वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है, मीजोग्लिया विच इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। और मीजोग्लिया के अंदर वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रोडर्मिस विच इज़ फेसिंग द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। उसमें हमने क्या देखने हैं, ग्लैंड सेल्स देखने हैं, ठीक है, और फूड वकोल्स देखने हैं हमने उन सेल्स के अंदर। जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, कुछ डाइजेशन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में हो चुकी है, ठीक है, कुछ डाइजेशन कहाँ होनी है, इन सेल्स के अंदर होनी है। बेसिकली क्या होता है, जो ग्लैंड सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, कहाँ पे, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, ताकि जो खाना बाहर से लाया गया है, ठीक है, उसको क्या किया जा सके, डाइजेस्ट किया जा सके गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में। तो कुछ हद तक जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको फिर क्या किया जाता है, फूड वकोल की फॉर्म में गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में लेके फर्दर डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें सिलिया दिख रहे हैं, ठीक है, सिलिया का काम क्या है, बेसिकली दे विल बीट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे हमने पोरीफेरेंस में डिस्कस किया था। उनकी मूवमेंट से क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है कि वाटर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होनी है, ठीक है। तो जब वाटर को एंटर कराया जाएगा माउथ में से, तो उसको पूरी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसको सर्कुलेट करवाया जाता है ताकि जो डाइजेशन है वो हो सके। जब डाइजेशन हो जाती है, जब पूरी की पूरी जो ऑक्सीजन थी उस पानी के अंदर उसको रिप्लेस कर दिया गया है विद कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमल, तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन जब हो चुकी हैं तो सिलिया जो है दूसरी डायरेक्शन में बीट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो वाटर करंट है उसको बाहर भेजा जा सके दोबारा वाया माउथ। तो एक ही ओपनिंग है बॉडी की, वो देख लो माउथ, जैसे पोरीफेरेंस में दो थी, ओस्टिया है, ओस्टिया में से पानी आ रहा था, ऑस्क्यूलम में से जा रहा था, इसमें ऐसे नहीं है, माउथ में से ही आ रहा है, माउथ में से ही जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वेरी प्रिमिटिव स्ट्रक्चर बट स्टिल मोर एडवांस्ड एज कम्पेयर टू पोरीफेरेंस। तो बेसिकली कोई सिलोमिक फ्लूइड नहीं है, ठीक है, कोई सिलोम नहीं है, बाहर का पानी ही यूज़ किया जा रहा है। So this figure is showing the cells which are the characteristic cells present in the epidermis layer of coelentrates। characteristic cells हैं, किसी और फाइलम के अंदर नहीं देखे जाते। कुछ मोलस्क्स होते हैं जो इन सेल्स को इंजेस्ट करके अपनी बॉडी के अंदर अपनी जो है डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज दीज सेल्स आर नॉट फाउंड इन एनी अदर फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो बेसिकली क्या है, जो हमने पीछे एपिडर्मिस लेयर में ये सेल्स पड़े हुए देखे थे, नीडोसाइट जो है एक सेल है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है गोल सा जिसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, नीडोसाइट सेल जो है उसका न्यूक्लियस एक तरफ क्या हो चुका है, डिस्प्लेस हो चुका है। अगर आप फिगर में देख रहे हो तो उसका जो है न्यूक्लियस एक साइड पे डिस्प्लेस हुआ है और सेंटर में किस चीज़ के लिए जगह बनाई गई है, एक सिस्ट जैसे स्ट्रक्चर के लिए जगह बनाई गई है जिसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। नेमेटोसिस्ट में क्या है, साइट का मतलब होता है सेल, सिस्ट का मतलब होता है खाली स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नीडोसाइट जो है उसके अंदर नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट है। नेमेटो मीन्स थ्रेड, ठीक है। तो नेमेटोसिस्ट बेसिकली क्या है, अगर आपने बी डायग्राम देखनी है आप, तो ए डायग्राम में क्या है, नेमेटोसिस्ट जो है उसका एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है जो अपने ऊपर ही रैप हुआ है, ठीक है। और बी में क्या है, वो थ्रेड खुल चुकी है। तो बेसिकली क्या है, जो नीडोसिल यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है साइड पे, वो क्या है, वो एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसने जब मान लीजिए खतरा सेंस किया, ठीक है, तो वो स्टिमुलस उसने पास करना है, ठीक है, टू दी सेल। सेल का क्या रिस्पॉन्स हो, सेल का रिस्पॉन्स होगा कि वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रैप्ड था, ठीक है, अपने ऊपर रैप्ड किया हुआ था,
वो थ्रेड क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा बिकॉज ऑफ सम ऑस्मोटिक चेंजेस इन दी सेल। और जब वो रिलीज़ होगा तो उसके अंदर जो स्पाइंस प्रेजेंट थे वो भी क्या हो जाएंगे, बाहर वाली साइड पे आ जाएंगे, दे विल बी अनफोल्डेड। ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है अनफोल्ड हो जाता है। इसका क्या रोल है बेसिकली, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो इसकी टॉक्सिन है वो रिलीज़ होती है एंड इट किल्स द प्रे। ठीक है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कुछ केसेस में क्या होती है, इट विल पैरालाइज द प्रे, पैरालाइजिंग टॉक्सिन्स होते हैं। कुछ जो सीलेंट्रेट्स होते हैं उनमें सिर्फ इस थ्रेड ने उस प्रे को रैप करना है, उसको इमोबिलाइज करना है। ठीक है, इंजेस्ट करने के लिए, तो डिफरेंट पर्पसेस आर सर्व्ड। ठीक है, बेसिकली टॉक्सिन रिलीज़ करने का काम होता है, वाया द बार्ब्स उस टॉक्सिन को इम्पिंच किया जाता है प्रे के अंदर सो एज टू पैरालाइज और kill the prey. So this figure, it shows the life cycle of a typical coelenterates. To the extreme left side of the figure, observe the polyp form, which is the sedentary form. It cannot move, it is fixed at a position. ठीक है, उसमें माउथ ऊपर के साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, कोई एंटीरियर पोस्टीरियर एंड नहीं है, माउथ ऊपर है, उसके आसपास टेंटिकल्स हैं, वो उसमें खाना उसको इंजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पोलिप फॉर्म और सेक्सुअल फॉर्म होती है, उसने बडिंग हो करके उसके अंदर मेड्यूसे फॉर्म होते हैं, सरफेस के ऊपर पहले मेड्यूसे फॉर्म होते हैं बडिंग से, और फिर वो डिटैच हो जाते हैं पोलिप फॉर्म से एंड दे आर फ्री स्विमिंग फॉर्म्स। तो मेड्यूसा शो किया गया है, मेड्यूसा में माउथ लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है, उसके आसपास टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मेड्यूसा जो हैं दे आर डियोशियस। मेल मेड्यूसा में मेल गमीट्स फॉर्म होंगे, फीमेल मेड्यूसा में फीमेल गमीट्स फॉर्म होंगे। बोथ द गमीट्स फ्यूज इन ऑर्डर टू फॉर्म द जाइगोट विच विल फॉर्म अ लार्वा फर्स्ट। तो पहले एक लार्वल फॉर्म होती है जिसको हम प्लेन्यूला लार्वा बोलते हैं। इट इज़ अ सिलिएटेड लार्वा। ठीक है, सिलिएटेड मतलब फ्री स्विमिंग होगा वो भी। तो सिलिएटेड लार्वा जब एक जगह पे जाके फिक्स हो जाता है, ठीक है, प्रॉपरली डेवलप करता है, तो इट विल फॉर्म द पोलिप फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ द लाइफ साइकिल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है ऑब्वियसली बिकॉज मेड्यूसे ने जो गमीट्स हैं उनको पानी में रिलीज़ कर दिया, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। Coming to the third phylum, that is Platyhelminthes. As the name suggests, platy मतलब flat, helminth मतलब worm. तो एनिमल किंगडम में हमने 3 तरह के worms पढ़ने हैं। फ्लैट worms which are platyhelminths, aschelminths which are round worms, then are annelids which are segmented worms. तो तीनों worms को it's a vernacular way of saying a worm। क्या, तो worms बेसिकली एनिमल किंगडम में 3 तरह के होते हैं, platyhelminth, aschelminth और annelids. First of all, we'll be doing platyhelminths. तो फ्लैट वर्म एज द नेम सजेस्ट फ्लैटेंड बॉडी होती है। ठीक है, डोर्जो वेंट्रली। अगर हमने किसी इनवर्टिब्रेट के अंदर डोर्सल वेंट्रल सरफेस डिफाइन करना हो तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना तरीका होता है कि हम उसकी सिमेट्री को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, उसकी ओरिएंटेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो स्पंजेस तो असिमेट्रिक होते हैं बेसिकली। ठीक है, उसकी हम कोई सिमेट्री डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं उनमें हम कह सकते हैं कि जहाँ पे उसका ओस्टिया प्रेजेंट है वो इनकरेंट सरफेस है, जहाँ पे उसका ऑस्ट्रेलम प्रेजेंट है वहाँ से जी पानी बाहर जा रहा है, तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिफाइनिंग ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ अ पोरीफेरन। इन द सेम वे हमने सीलेंट्रेट में क्या किया, जहाँ पे उसका माउथ प्रेजेंट था वो सरफेस उसका ओरल सरफेस हो गया, जहाँ पे माउथ नहीं था उसके ऑपोजिट जो सरफेस था वो हमारा क्या हो गया, अब ओरल सरफेस हो गया। तो बिकॉज उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर तो है नहीं। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर हमने प्लैटीहेल्मिंथ की ओरिएंटेशन को डिफ़ाइन करना हो तो उसमें किसी भी इनवर्टिब्रेट में जिसमें एक नर्व कोड क्या होती है, बेसिकली एक लंबी सी नर्व स्ट्रक्चर होती है, नर्वस स्ट्रक्चर होती है जिसमें नर्व सेल्स जो होते हैं न्यूरॉन्स एंड टू एंड जॉइन किए हुए होते हैं। तो हमारी जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली नर्व कॉर्ड स्ट्रक्चर। तो हमारी केस में क्या है, वो हमारी बैक पे प्रेजेंट है। इन केस ऑफ ह्यूमंस दैट इज़ द डोर्सल सरफेस, और जो वेंट्रल सरफेस है हमारा वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। तो हम वर्टिब्रेट्स हैं हमारी जहाँ पे नर्वस जो नर्व कोड प्रेजेंट है वो हमारा डोर्सल सरफेस है। लेकिन इसके केस में क्या है, इनवर्टिब्रेट्स के केस में इन ऑल द इनवर्टिब्रेट्स जिस सरफेस पे नर्व कोड प्रेजेंट होती है उसको वेंट्रल बोलते हैं, उनकी नर्व कोड वेंट्रल होती है। तो डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस आपस में क्या हुए हुए हैं, एप्रेस हुए हुए हैं। ठीक है, दे आर फ्लैट वर्म्स क्योंकि उनका जो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस है उनके बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, दे आर फ्लैटेंड, दे आर अप्रेस्ड। ठीक है, तो इस केस में क्या है,
they are triploblastic. Now there are some advancements over coelentrates which you should know. First of all, they are triploblastic, मतलब इनके पास मेसोडर्म है, ठीक है, बट दे आर असीलोमेट. अभी तक मेसोडर्म स्प्लिट नहीं हुई है, सिलोम नहीं फॉर्म हुआ है, लेकिन मेसोडर्म है, ठीक है. एंड दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल. अब बाइलेटरल सिमेट्री इनमें क्यों है? क्योंकि दे आर मोटाइल, दे कैन मूव, है ना. तो कॉमनली जो एक्टिवली मूविंग फॉर्म्स होती हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है. एंड दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीलेंट्रेट्स में नहीं था, वहाँ पे टिश्यू लेवल था. तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक हम पहुँच गए हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम है. कौन कौन से सिस्टम्स हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके पास, ठीक है. वील सी काफ़ी एडवांस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. नर्वस सिस्टम है. एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी नेफ्रीडिया हैं, इसमें एक्सक्रीटरी सेल्स हैं, ठीक है. बट दिस सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इसके अंदर नहीं हैं, ठीक है. तो वो नहीं फॉर्म हुए हैं अभी तक, ठीक है. अनसेगमेंटेड वर्म्स, ठीक है. हार्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है. तो अनसेगमेंटेड वर्म्स मेंबर्स ऑफ क्लास सिस्टोइडिया, दे आर स्ट्रोबिलेटेड. तो अनसेगमेंटेड होते हैं वर्म्स में, कोई सेगमेंट नहीं होती इनमें, ठीक है. और जो क्लास सिस्टोइडिया विल बी स्टडिंग व्हाट दे आर स्ट्रोबिलेटेड. स्ट्रोबिलाई क्या होते हैं? सेगमेंट्स होती हैं, लेकिन वो प्रॉपरली सेगमेंट्स नहीं होती है. वील सी हाउ दे डिफर फ्रॉम प्रॉपर सेगमेंट्स. इनकम्प्लीट गट प्रेजेंट होती है, ठीक है. यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट सिर्फ फ्री लिविंग फॉर्म्स में होता है. जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं उनमें इनकम्प्लीट गट होती है, और सिस्टोइडिया जो कि ट्रूली पैरासिटिक है, प्रॉपरली पैरासिटिक है, उसमें गट पूरी तरह से एब्सेंट होती है. समवट सिफिलाइज्ड विद एन एंटीरियर सेरिब्रल गैंग्लियन. तो इसमें क्या है? हेड अगर हमने बायोलॉजिकली डिफाइन करना हो तो हेड वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्रेन या ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो. तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं या जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ब्रेन नहीं होता. ब्रेन की जगह क्या होता है? गैंग्लियन होता है. गैंग्लियन क्या है? एक कह सकते हैं हम, एक कलेक्शन है नर्व सेल बॉडीज़ का, जहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं, क्या. तो गैंग्लियन बेसिकली ब्रेन की तरह थोड़ा थोड़ा फंक्शन करता है कि कुछ सिग्नल्स उसमें रिसीव किए जाते हैं, कुछ सिग्नल्स वहाँ से सेंड किए जाते हैं. तो दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव गैंग्लिया, ठीक है. तो इसमें जो है सीलेंट्रेट में नहीं था, इसमें है. तो यहाँ पे क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जहाँ से सिग्नल रिसीव किया जा रहा है वहाँ वो गैंग्लियन में क्या करते हैं? सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, वहाँ पे सिग्नल भेजा जाता है टू द मोटर न्यूरॉन्स. तो प्रॉपर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स इसमें होते हैं, ठीक है. और एक एंटीरियर सेरिब्रल गैंग्लियन होता है. सेरिब्रल मीन्स रिलेटेड टू हेड. तो एक गैंग्लियन जो है बॉडी की आगे के हिस्से में प्रेजेंट होता है, विच इज़ कॉल्ड सेरिब्रल गैंग्लियन, और वो ब्रेन की तरह थोड़ी थोड़ा फंक्शन करता है, ठीक है. तो कह सकते हैं हम कि इसका हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है. प्रोटोनेफ्रीडिया, पुरानी तरह का नेफ्रीडिया जो है, इट इज़ प्रेजेंट एज एक्सक्रीटरी और ओस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर. फ्लेम सेल उसको लिखा गया है कई बुक्स में, ठीक है. तो प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं. तो फ्लैट वर्म्स जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट हैं, यानी मोनीशियस हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बट दे प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन. एज इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेफर की जाती है. एंड दे हैव रियली कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. तो फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एंड द डेवलपमेंट इज़ थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस. तो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और काफ़ी सारी लार्वल स्टेजेस, एक से ज़्यादा लार्वल स्टेजेस मोस्टली इनमें प्रेजेंट होती हैं. हमने सीलेंट्रेट में देखा था एक ही लार्वल स्टेज होती है, प्लेनिला. इसमें अलग अलग तरह के लार्वे होते हैं जो अलग अलग होस्ट पे पैरासिटिक होते हैं, और उन लार्वल स्टेजेस के थ्रू पास होकर के ही जो है इंडिविजुअल फॉर्म हो पाता है. तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. तो 3 तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं बेसिकली. वन इज़ टर्बिलारिया, दे आर द क्लासेस ऑफ प्लेटफॉर्म्स. फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस की क्लासेस हैं ये. क्लास टर्बिलारिया, क्लास ट्रीमाटोडा एंड क्लास सिस्टोडा. तो टर्बिलारिया बेसिकली फ्री लिविंग होते हैं, ट्रीमाटोडा और सिस्टोडा पैरासिटिक होते हैं. टर्बिलारियंस फ्री लिविंग हैं, ठीक है, वो किसी पे पैरासाइट नहीं होते. ट्रीमाटोड्स दे आर पैरासिटिक एंड सिस्टोड्स दे आर प्रॉपरली पैरासिटिक. मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ट्रीमाटोड भी पैरासिटिक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सिस्टोडा इज़ मोर अडेप्टेड टू पैरासिटिक लाइफ एज कम्पेयर टू ट्रीमाटोडा. Okay, so we are going to start with Turbilaria. Okay, free living platyhelminthes या planarians
So you would have studied this organism called Planaria in lower classes. तो प्लेनेरिया इसी क्लास में आता है, ठीक है, और उसके नाम के ऊपर जितने भी उसके साथी हैं उनका नाम प्लेनेरियन रखा गया। तो दे आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। इससे पहले बायलेटरल सिमेट्री नहीं देखी गई एनिमल किंगडम में। दे आर प्राइमरली बॉटम ड्वेलर्स दैट ग्लाइड ओवर द सबस्ट्रेट, ग्लाइडिंग मोशन होता है। दे मूव यूजिंग सिलिया एंड मस्कुलर अंडुलेशंस। तो इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से ये मूव कर पाता है, एंड ड्यू टू मस्कुलर अंडुलेशंस। तो इसमें मसल्स भी काफ़ी डेवलप्ड होती हैं फॉर मूवमेंट। तो फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव हाईली ब्रांच्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर प्रेजेंट। तो इसमें जस्ट लुक एट द 3 फिगर्स गिवन, दे आर द सेम फिगर बेसिकली, और उनमें जो हमें बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट्स अ स्ट्रेट ट्यूब, है ना। कहीं पे वो ट्यूब थोड़ी मोटी हो गई, ठीक है, कहीं पे पतली हो गई, तो उसमें इतनी कॉइलिंग और इतनी ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो नीचे जो लिखा हुआ है पोलीक्लेडिडा डाइजेस्टिव सिस्टम, पोलीक्लेडिडा आगे एक फर्दर क्लासिफिकेशन है टर्बिलारिया की, एक फर्दर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं इनमें पोलीक्लेडिड्स। तो उसका नाम ही क्यों रखा गया पोलीक्लेडिडा? पोली मीन्स मल्टीपल, क्लैड मीन्स ब्रांच्ड। तो इतनी ज़्यादा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्रांचिंग है कि उसका नाम ही क्या रख दिया गया, पोलीक्लेडिडा। डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रांचिंग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। तो जो भी खाना बनाया गया बॉडी के एक पार्ट में, उसको किसी तरह से भेजा नहीं जा सकता बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में। तो अगर बॉडी के एक पार्ट में डाइजेशन हुई है और अब उन फूड पार्टिकल्स को जिनको डाइजेस्ट किया गया है उनसे जो एनर्जी बनाई गई है, एटीपी है या कुछ छोटे छोटे से जो मॉलिक्यूल्स बनाए गए हैं, उस कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को तोड़ के उनको किसी सिस्टम की मदद से, कोई ट्यूब्स नहीं बनी हुई हैं इसमें, ठीक है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है, जिसकी मदद से उस खाने को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजा जा सके। तो इसने क्या किया, अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी बॉडी में ब्रांच कर करके फैला दिया ताकि किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत ही ना रहे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही ब्रांच होकर के बॉडी के हर एक कोने में पहुंचा हुआ है ताकि खाने को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ डाइजेस्ट हो रहा है वहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो दिस आस्पेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रक्चर इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट इन सम ऑफ लार्जर टर्बिलारियंस, जिनका बॉडी साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, एंड पार्शली कंपनसेट्स फॉर द एब्सेंस ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। Turbularian pharynx functions as an ingestive organ. Food digestion is partly extracellular. इसका क्या मतलब है कि हमारा जो फेरिंग्स है जैसे, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है, बाहर तो नहीं आता। इसका जो फेरिंग्स है वो क्या होता है, इवर्जिबल होता है, ठीक है। वो क्या करता है, बॉडी के बाहर प्रोजेक्ट करता है और उसमें से कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो पार्शली उस खाने को बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं। तो फूड डाइजेशन इज़ पार्टली एक्स्ट्रा सेल्यूलर, right? Pharyngeal glands secrete enzymes that help break down food into smaller units that can be taken into the pharynx. फिर उसको फेरिंग्स की मदद से इंजेस्ट किया जाता है इन द डाइजेस्टिव कैविटी फेगोसिटिक सेल्स। तो हम कह सकते हैं कि माउथ नहीं है जी, माउथ की जगह क्या है, फेरिंग्स है। तो इन द डाइजेस्टिव कैविटी फेगोसिटिक सेल्स एनगल्फ स्मॉल यूनिट्स ऑफ फूड एंड द डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन इंट्रासेल्युलर वेसिकल्स। तो डाइजेस्टिव कैविटी जो यहाँ पे दिखाई गई है, इसके अंदर कुछ फेगोसिटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल्स जिनको फेरिंग्स की मदद से अंदर लाया गया है उसको फर्दर डाइजेस्ट किया जाएगा। तो पार्शली हम कह सकते हैं डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, पार्शली इंट्रासेल्युलर है, सेम वैसे ही जैसे सीलेंट्रेट में था। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, कोई फ़र्क नहीं है। बॉडी की कैविटी के अंदर डाइजेशन नहीं हो रही, बाहर डाइजेशन हो रही है, लेकिन हैं दोनों ही एक्स्ट्रा सेलुलर। तो टर्बिलारियंस डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जो भी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं दे एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी वॉल। बेसिकली यही रीज़न है कि बॉडी जो है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फ्लैटेंड होती है। So most metabolic wastes are removed by diffusion through the body wall, and carbon dioxide and oxygen are also exchanged by diffusion through the body wall. तो respiratory system नहीं है, excretory osmoregulatory system है, which we will see in the next slide. So the left figure basically shows planaria. उसमें आई स्पॉट दिखाया हुआ है। आई स्पॉट बेसिकली एक प्रिमिटिव टाइप की आई कह सकते हैं हम,
तो वो बेसिकली लाइट सेंस करती है, इतना ही सेंस कर सकती है वो कि कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। दे डोंट मूव टुवर्ड्स लाइट, फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है, दे मूव अवे फ्रॉम लाइट। दे हैव ऑरिकल्स, ऑरिकल जो है वो जो स्ट्रक्चर है साइड पे, 2 स्ट्रक्चर्स हैं, 2 ऑरिकल्स हैं। दे आर ऑल्सो सेंसरी स्ट्रक्चर्स, क्या स्टिमुलस रिसीव करने के लिए। तो बेसिकली जो हमने नोटिस करना है इसमें, बी फिगर में दिखाया हुआ है फेरिंग्स इन शीथ, फेरिंग्स जो है वो बॉडी के साथ अप्रेस हुआ हुआ है, और ए फिगर में जो है वो फेरिंग्स है प्रोट्रूड हुआ है, और वो क्या कर रहा है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर रहा है, और फेरिंग्स के बाद खाना कहाँ भेजा जाता है, माउथ में भेजा जाता है। तो फेरिंग्स पहले है, माउथ बाद में है। बी फिगर में जो दिखाया हुआ है वो उसका एक्सक्रीटरी क्या सिस्टम है। तो उसमें हमने जो है सेल्स देखने हैं उसके, विच आर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रिमिटिव टाइप का नेफ्रीडिया है इसके अंदर, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव। तो उसके जो हैं ब्रांचेस दिखाए हुए हैं ए फिगर में, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय ट्यूब्स ऑफ दीज प्रोटोनेफ्रीडिया। फ्लेम सेल उसको बोलते हैं बेसिकली, फ्लेम सेल इसलिए क्योंकि जो सिलियाँ हैं उसके अंदर वो फ्लेम जैसे दिखाई देते हैं। आई वॉन्ट यू टू लुक एट द बी फिगर। बी फिगर में जो उसका वो सरफेस है जहाँ पे फ्लेम सेल्स प्रेजेंट हैं, वो सरफेस बॉडी की अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, और जो जहाँ पे नेफ्रीडियोपोर लेबल्ड है वो नेफ्रीडियोपोर बाहर की तरफ खुल रही है। तो फ्लेम सेल बेसिकली क्या करता है, जो भी बॉडी के अंदर कहीं पे भी फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, उसने क्या करना है, सिलिया जो है वो फ्लिकर करते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, दे क्रिएट अ करंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। तो फ्लेम सेल के जो सिलिया हैं वो जब फ्लिकर करेंगे, जब मूव करेंगे, तो बाहर से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन में से फ़िल्टर होकर के पानी कहाँ आएगा, फ्लेम सेल के अंदर आएगा, और वहाँ पे उसको कहाँ भेजा जाएगा, टिब्यूल के थ्रू पास करवा के बाहर भेजा जाएगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन जो है उसी मेम्ब्रेन पे हो चुकी है जहाँ पे सेल जो है इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, ठीक है। तो जैसे हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, है ना, नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको अपने अंदर लेते हैं बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कुछ आयंस को, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर लिया जाता है, कुछ को नहीं लिया जाता है। तो वहाँ पे ही फ़िल्टर करके डिसाइड कर लिया गया कि हमने क्या एक्सक्रीट करना है, क्या नहीं करना है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होकर के जो भी मटेरियल सेल के अंदर आया, अंदर कैसे आया, सिलिया बीट किए, उन्होंने वाटर करंट प्रोड्यूस किया, उसकी वजह से अंदर आया, एंड देन इट पास्ड वाया द टिब्यूल, एंड देन इट वाज पास्ड आउटसाइड वाया नेफ्रीडियोपोर। तो प्रिमिटिव टाइप का नेफ्रीडिया है जिसकी एक ही ओपनिंग है, इट्स कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। Now it is because of these protonephridia that they were able to invade fresh water. मोस्टली जो हमने अब तक ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं वो मरीन होते हैं, ठीक है, सॉल्ट वाटर में सर्वाइव करते हैं। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हमने अब तक पढ़े हैं, पोरीफेरन्स हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, मोस्टली मरीन, रेयरली फ्रेश वाटर। क्यों? क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट भी हाइपरटोनिक है और अंदर का भी जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, ठीक है। तो दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट्स हैं, दे बैलेंस ईच अदर। तो बेसिकली जितने हमने अब तक ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं इनवर्टिब्रेट्स, दे वर मरीन फॉर्म्स। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई स्पंज जो है या कोई सीलेंट्रेट जो है वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर पाए, रेयर फ्रेश वाटर फॉर्म्स। तो platyhelminths, however, they have invaded fresh water. All this owes to the presence of these structures called protonephridia. तो क्योंकि किसी भी इनवर्टिब्रेट की बॉडी जो है उसके अंदर भी आयंस प्रेजेंट हैं। अगर वो मरीन एनवायरनमेंट में है तो बाहर भी आयंस प्रेजेंट हैं, सॉल्ट्स इनसाइड, सॉल्ट्स आउटसाइड, तो वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। आउटसाइड एनवायरनमेंट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दी इनर एनवायरनमेंट ऑफ एन इनवर्टिब्रेट। इनफैक्ट उनमें तो जो उनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड ही प्रेजेंट था वो भी बाहर से ही आया था, तो बाहर के पानी में अंदर के पानी में कोई फ़र्क ही नहीं है, यहाँ फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में जाता है अब, ठीक है, तो अंदर सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं, बाहर नहीं है क्योंकि इट इज़ फ्रेश वाटर, उसमें तो सॉल्ट्स और आयंस बहुत कम होते हैं। तो अगर ये चाहता है कि हाइपरटोनिक सेल एनवायरनमेंट ना फॉर्म हो, ठीक है, तो अगर हाइपरटोनिक हो जाएगा तो क्या होगा, क्या, द वाटर विल फ्लो इनसाइड, द सेल विल स्वेल, अल्टीमेटली इट विल बर्स्ट, ठीक है। तो ऐसा ना हो उसके लिए प्रोटोनेफ्रिडिया बनाए गए ताकि आयंस की जो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करके किसके साथ इक्वेट किया जा सके, जो आसपास का फ्लूइड है उसके साथ
इक्वेट किया जा सके ताकि सेल्स जो हैं उनकी प्रॉपर शेप बनी रहे, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स कि जो टर्बिलारियंस हैं वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो जो हम आगे पैरासिटिक फॉर्म्स भी पढ़ेंगे उनमें भी प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज प्रोटोनेफ्रीडिया कि हमारी गट के अंदर भी या हमारी बॉडी के अंदर या किसी और पैरासाइट की बॉडी के अंदर अगर वो सर्वाइव कर पा रहे हैं उनके फ्लूइड्स के अंदर, तो इट इज़ बिकॉज कि वो अपने अंदर के जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज नेफ्रीडिया। दिस इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस दैट इज़ ट्रीमाटोडा। ट्रीमा मतलब पोर, ठीक है। तो ट्रीमाटोड्स जो हैं उनमें पोर्स होती हैं। पोर्स कौन सी? सकर की बात हो रही है यहाँ पे। परफोरेटेड फॉर्म्स विद सकर्स। सक्कर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली सक्शन हमने देखी है। अगर सक्शन क्या होती है कि वैक्यूम क्रिएट करके किसी चीज़ के साथ उसको ऑप्रेस किया जाए, ठीक है। तो सक्कर में क्या है कि एक ओरल सक्कर है और कुछ कुछ फॉर्म्स में वेंट्रल साइड पे भी सक्कर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि इसमें है। दिस इज़ अ लिवर फ्लूक, दिस इज़ फसियोला हेपेटिका। लुक एट द राइट अपर डायग्राम। ओरल सक्कर दिखाया गया है जिसको एंटीरियर सक्कर लेबल किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, और पोस्टीरियर सक्कर दिखाया हुआ है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस दिखाया हुआ है इन्होंने लिवर फ्लूक का, फसियोला हेपेटिका। वहाँ पे एक वेंट्रल सक्कर प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड एसिटाबुलम। तो दोनों के दोनों सक्कर्स क्यों प्रेजेंट हैं? क्योंकि उन्होंने होस्ट बॉडी के साथ इस फ्लूक को अटैच करना है, सक्शन के थ्रू अटैचमेंट होती है। तो सक्कर्स दे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पैरासिटिक फॉर्म्स ओनली। फ्री लिविंग फॉर्म को सक्कर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी डाइजेस्टिव सिस्टम एज़ कम्पेयर टू टर्बुलारियंस थोड़ा रिड्यूस्ड है, इतनी ब्रांचिंग भी नहीं है, ठीक है। और क्यों रिड्यूस्ड है? बेसिकली क्योंकि इसको खाना पचाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड, जब इसने होस्ट बॉडी पे रहना है तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है इसको ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। इसको इतनी डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन सी द हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हियर। तो जो बॉडी के अंदर एनर्जी है उसको कहाँ यूज़ किया जा रहा है? मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म करने में यूज़ किया जा रहा है ताकि सर्वाइवल को इंश्योर किया जा सके। होस्ट बॉडी में से जब पैरासाइट ने निकलना है तो कम से कम कुछ ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर पाएँ, क्या उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया गया है। यू कैन सी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ बिन कवर्ड विद द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और इंटेस्टाइन तो बस 2 ट्यूब्स में रिस्ट्रिक्ट हो गया है, 2 ट्यूब्स ही दिख रही हैं इंटेस्टाइन की, क्या कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो लेकिन हमने देखा था कि पीछे की डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रांच होने की ज़रूरत थी क्योंकि सर्कुलेशन नहीं हो पा रही थी, देयर वाज नो सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर। तो इसने उस चीज़ को कैसे कंपनसेट किया? पैरासिटिक फॉर्म्स में यूजुअली हम देखते हैं विलाई नहीं प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर के सरफेस के, इसके बॉडी के बाहर के सरफेस पे विलाई प्रेजेंट होते हैं। तो लुक एट द राइट बॉटम डायग्राम। हमने डायग्राम में क्या देखना है? जस्ट ऑब्जर्व, जो बड़े बड़े से पिंक कलर के सेल्स हैं, ठीक है, वो एक कॉमन जोन में लीड कर रहे हैं जहाँ पे उनकी जो प्रोटोप्लाज्म है, जो उनका प्रोटोप्लाज्म है उसके माइक्रोविलाई फॉर्म हुए हैं, उनकी एक्सटेंशंस फॉर्म हुई हुई हैं, ठीक है, और बीच बीच में थोड़े थोड़े स्पाइंस प्रेजेंट हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखना है कि माइक्रोविलस, ठीक है, यूजुअली हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं अब्जॉर्प्शन पर्पसेस के लिए। इसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि पचा पचाया खाना तो बाहर है, उसको ऑब्जॉर्ब करना है। तो माइक्रोविलाई की ज़रूरत भी कहाँ है? बॉडी के बाहर है। दे आर पैरासिटिक अडेप्टेशंस, द सक्कर्स, द रिडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ अब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी इंस्टेड ऑफ इन द इंटेस्टाइन। सो दे आर ऑल पैरासिटिक अडेप्टेशंस। जो यहाँ पे इन्होंने येलो कलर में पैरेन्काइमा लेबल किया, बेसिकली इनकी बॉडी में सिलोम नहीं होती जो हमने प्लैटीहेलमिन्थस पढ़े हैं। दे आर असिलोमेट्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बट दे आर स्टिल असिलोमेट्स। सिलोम नहीं है बॉडी के अंदर, जहाँ जहाँ कोई टिश्यू ऑर्गन नहीं है, जो खाली जगह बची हुई थी उसको भर दिया गया है एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू से जिसको हम पैरेन्काइमा बोलते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स किसी खास पर्पज़ के लिए वहाँ नहीं है, वो बस पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ कुछ सेल्स स्पेशलाइज होकर के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, हमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सिलोम नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है इनकी बॉडी के अंदर, पूरी की पूरी जगह को पैरेन्काइमा के साथ भर दिया गया है। दिस इज़ जस्ट अ लाइफ साइकिल ऑफ फसियोला हेपेटिका। लिवर फ्लूक उसको बोलते हैं। ह्यूमंस में पैरासाइट होते हैं, ये हमारी बाइल डक्ट के अंदर मैच्योर फ्लूक्स प्रेजेंट होते हैं।
There are two species of fasciola which are parasitic in human bile ducts. One is Fasciola hepatica and the other is Fasciola gigantica. तो adult flukes they are present start from figure number 8, ठीक है, bottom right. Adult flukes in hepatic biliary ducts, they release unembryonated eggs in feces, ठीक है. तो digestive system के अंदर bile duct में से होकर के feces जो हैं वो रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू उनको एक्सक्रीट कर दिया गया है बाहर, और वो जो अनएम्ब्रोनेटेड एग है अब उसके अंदर एम्ब्रो फॉर्म होगा, ठीक है. जब एम्ब्रो फॉर्म होगा तो वो बॉडी के बाहर फॉर्म होकर उसने क्या बनाया, लार्वा बनाया. पहली लार्वल स्टेज है. वी हैड डिस्कस्ड मल्टीपल लार्वल स्टेजेस होंगी बिकॉज मल्टीपल होस्ट हैं. तो मिरासीडियम स्टेज फॉर्म होती है लार्वा की विच हैचेस फ्रॉम द एग्स एंड इट सीक्स आउट स्नेल विच इज़ द इंटरमीडिएट होस्ट. तो इसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, स्नेल है, ठीक है. जहाँ पे एडल्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है वो उसका डेफिनेटिव होस्ट होता है, और जहाँ पे उसकी लार्वल फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है. तो यहाँ पे मिरासीडियम जो है उसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, स्नेल है. उसने सी जस्ट नोटिस द सिलिया प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ मिरासीडियम, फ्री स्विमिंग फॉर्म है, घूम घूम के उसने स्नेल को ढूंढ लिया, ठीक है. मिरासीडियम की जो बॉडी है इस तरह से होती है कि वो स्नेल के अंदर सर्वाइव कर सके. तो मिरासीडियम स्नेल के अंदर सर्वाइव करता है, ठीक है. स्नेल के बॉडी के अंदर कुछ देर रहने के बाद, ठीक है जी, क्या हो जाती है, उसकी कन्वर्जन हो जाती है इनटू अनदर फ्री स्विमिंग फॉर्म विच इज़ सर्केरिया. सो दीज सर्केरिए दे सर्वाइव ऑन एक्वेटिक वेजिटेशन, ठीक है. तो प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करती है. सेकेंड लार्वल फॉर्म है सर्केरिया. देन सर्केरिया से क्या फॉर्म हो जाता है, सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मेटा सर्केरिया, ठीक है. तो जब इंसान जो है उस प्लांट को खाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर की क्या लगा हुआ था, मेटासर्केरिया लगा हुआ था, तो उसको इन्फेक्शन हो जाती है. फिर वो इन्फेक्शन के वाया जो मेटासर्केरिया हैं वो हैच करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और बाइल डक्ट में अडल्ट फ्लूक्स फॉर्म होती हैं. दोज फ्लूक्स पास एग्स वाया फीसीज, दोज एग्स दे फॉर्म मिरासीडियम आउटसाइड आवर बॉडी. दैट मिरासीडियम विल सर्वाइव इनसाइड स्नेल. कुछ देर वहाँ पे रहने के बाद इट विल फॉर्म रेडिए. रेडिए से सर्केरिया लार्वा फॉर्म होता है. सर्केरिया लार्वा प्लांट्स के ऊपर फॉर्म होता है, वहाँ पे सर्वाइव करता है. सर्केरिया से मेटा सर्केरिया यानी एंसिस्टेड फॉर्म होती है. तो मेटा सर्केरिया या तो हमने खुद ऐसी प्लांट को खा लिया है कि जिसके ऊपर वो प्रेजेंट थे और हमने उसको ढंग से कुक नहीं किया, तो दोज दे आर इंजेस्टेड बाय अस और हमें इन्फेक्शन हो जाती है. हमारी बाइल डक्ट्स में एडल्ट फ्लूक सर्वाइव करते हैं, फिर उनके एग्स पास होते हैं एंड दे अगेन गो थ्रू द एंटायर लाइफ साइकिल. या फिर किसी काऊ ने जो है या फिर शीप ने उस लार्वा को इंजेस्ट कर लिया. सो दे आर ऑल्सो द होस्ट ऑफ दिस फासियोला हेपेटिका एंड फासियोला जिजेंटिका, ठीक है. तो कैटल एंड ह्यूमंस दे आर डेफिनेटिव होस्ट, दे आर द प्राइमरी होस्ट, और स्नेल जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है. जस्ट नोटिस दी प्लानिंग, ठीक है. पहले जो है बॉडी के अंदर, फिर बॉडी के बाहर रहना था तो स्नेल को ढूंढ लिया, फिर स्नेल के बाद वेजिटेशन पे जाके रहा ताकि जब इंजेस्ट किया जाए तो फिर से हमारी बॉडी के अंदर वापस आ सके. सो दीज आर पैरासिटिक लाइफ फॉर्म्स. द होल ऑफ द बॉडी इट हैज़ अडेप्टेड इटसेल्फ टू बीइंग अ पैरासाइट. So we are going to discuss the third class of phylum Platyhelminthes, that is Cystoda, okay. तो इसमें अगर हम देखें दो यूनिक अडेप्टेशंस हैं. नाउ ट्रीमाटोड वाज आल्सो अ पैरासाइट, है ना. सिस्टोड भी पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन दे आर मच मोर एडवांस्ड एंड सूटेड टू द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ दैन द ट्रीमाटोड्स. और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं. कंप्लीट पैरासाइट. दे लैक अ माउथ. उसमें माउथ था, इट वॉज सराउंडेड बाय ओरल सकर. यहाँ माउथ ही नहीं है. उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी था, दो इट वॉज क्वाइट रिड्यूस्ड इन ट्रीमाटोड्स. दो कनाल्स प्रेजेंट थी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी. इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. द माउथ एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर कम्प्लीटली एब्सेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है. बाहर से जो होस्ट की बॉडी के अंदर पचा पचाया खाना है उसको बॉडी सरफेस के थ्रू अंदर अब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है. तो बिल्कुल बॉडी के अंदर काम नहीं हो रहा. Most adult tapeworms consist of a long series of repeating units which are called proglottids. Segments जो हमें right upper figure में दिखाई दे रहे हैं, लंबा सा tapeworm है. It's called a tapeworm क्योंकि segments जो हैं एक दूसरे से जल्दी detach नहीं होते हैं, attach हुए रहते हैं. And a really long body is formed by attaching of these proglottids one after the other. तो basically जो सबसे end में proglottid है वो सबसे
मैच्योर है, और जो सबसे आगे प्रोग्लोटिड प्रेजेंट है वो सबसे नया है, ठीक है। तो नए प्रोग्लोटिड्स जो हैं आगे ऐड हो रहे हैं, पीछे वाले प्रोग्लोटिड्स पुराने हैं, वो ज़्यादा मैच्योर हैं, ठीक है। तो these are not true segments actually. We'll see why they are not when we'll be discussing metamerism and annelids. तो tapeworm basically because the tape like structure you can see here, ठीक है। तो इनमें जो है सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, हर एक सेगमेंट में अपना एक कंप्लीट सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। अगेन दो मोर अमाउंट ऑफ बॉडी स्पेस वाज बीइंग डेडिकेटेड टू रिप्रोडक्शन देन टू डाइजेशन इन ट्रीमेटोड्स, बट दीज दे हैव डेडिकेटेड इवन मोर स्पेस। हर एक प्रोग्लोटिड में complete set of reproductive structures present हैं, and the whole of the body you can say is dedicated to reproduction, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स बनाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट की बॉडी के अंदर और उसके बाहर सर्वाइवल को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। दे हैव हुक्स एंड दे हैव सक्कर्स। तो ट्रीमेटोड्स में सिर्फ सक्कर्स थे, यहाँ पे हुक्स भी प्रेजेंट है। लुक एट द राइट बॉटम फिगर, जो हेड रीजन है वहाँ पे हमें हुक्स दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। राउंडेड सरफेस के ऊपर साइड्स पे क्या लगी हुई हैं, हुक्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे हमें ऊपर वाले रीजन में 4 सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं चारों साइड्स पे। यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, 2 लेटरल दिख रहे हैं, चौथा हमें नहीं दिख रहा, और एक पूरा सक्कर हमें दिखाई दे रहा है ऑन द साइड ऑफ द हेड। तो हुक्स एंड सक्कर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन अडेप्टिंग टू सच अ स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट, टेपवर्म्स हैव लॉस्ट सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स बिलीव्ड टू हैव बीन प्रेजेंट इन एंसेस्ट्रल turbularians. They are therefore a good example of evolution not always resulting in greater complexity, यानी कि बॉडी फॉर्म को relatively simple बना दिया गया। फ्री लिविंग फॉर्म्स में जो स्ट्रक्चर थे इसमें नहीं प्रेजेंट हैं, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल कि इवोल्यूशन से हमेशा कुछ नई चीज़ें ऐड ही नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें डिलीट भी कर दी जाती हैं बॉडी में से, सो दैट इट कैन बी अडेप्टेड टू पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। तो टर्बुलारियंस में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें नहीं प्रेजेंट हैं, बिकॉज इट हैज़ टू डू रिलेटिवली लेस वर्क, इसको कोई डाइजेशन नहीं करनी है। सो दिस shows the typical body plan of a tapeworm. Look at the top left side of the figure, you can see स्कॉलेक्स जो है पहला जो सेगमेंट है उसकी हेल्प से, उसके हुक्स एंड सकर्स की हेल्प से जो टेपवर्म है, इट हैज़ बीन अटैच टू द बॉडी वॉल ऑफ द होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर उसकी वॉल के साथ अटैच हुआ है हुक्स एंड सकर्स यूज़ करके। एंड दे हैव शोन वन ऑफ द प्रोग्लोटिड्स, उसको एनलार्ज करके दिखाया उन्होंने, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही प्रोग्लोटिड में प्रेजेंट हैं। सो दे आर बाईसेक्सुअल, टेपवर्म्स बाईसेक्सुअल होते हैं। एंड इन द बी फिगर दे हैव शोन द टॉप व्यू, हुक्स शो की गई हैं, रोस्टेलम शो किया गया जिसके चारों सकर्स दिख रहे हैं फिगर में, चौथा सकर पीछे है हमें दिख रहा, 3 सकर्स दिख रहे हैं और ऊपर हुक्स दिख रही हैं। कमिंग टू एस्केलमेंथिस, दिस इज द नेक्स्ट फाइलम। They are also called roundworms because the body of Aschelminthis is circular in cross section. They are free living, they are aquatic, and they may be terrestrial or they may be parasitic in plants and animals. Terrestrial भी हो सकते हैं, aquatic भी हो सकते हैं, free living भी हो सकते हैं और parasitic भी हो सकते हैं। They have organ system level of body organization जैसे कि Platyhelminthes में थी। They are bilaterally symmetrical, they are triploblastic and they are pseudocoelomate. So the difference comes here. Platyhelminthes were acoelomate, they are pseudocoelomate. सीलोम है लेकिन ट्रू सीलोम नहीं है। अगेन एलिमेंट्री कैनाल इज़ कम्प्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, उसमें सीलोम नहीं थी, उसमें क्या था, पेरेन्काइमा था विच फिल्ड द एंटायर स्पेसेस विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी। यहाँ पे सीलोम है लेकिन ट्रू सीलोम नहीं है, वील सी वाई। एलिमेंट्री कैनाल इज़ कम्प्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है प्रॉपर, और प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। Excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pore, excretory system है। Sexes are separate, that is they are dioecious. Males and females are distinct. Male worm अलग है, female worm अलग है। Male female reproductive structures एक ही worm में नहीं होते हैं। Often female worms are longer than male worms. Fertilization is internal, female body के अंदर होगी, and development may be direct, यानी जो लार्वल स्टेज है वो नहीं है, और इट में भी इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेज हो सकती है। द एग्जांपल्स आर एस्केरिस राउंड वर्म, विचीरिया विच इज़ द फिलेरिया वर्म, एंड एनकाइलोस्टोमा विच इज़ द हुक वर्म। सो दिस स्लाइड बेसिकली शोज़ कि जो सिलोम है वो स्यूडो सिलोम क्यों है, ट्रू सिलोम क्यों नहीं है।
लुक एट द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सबसे बाहर क्या है, एक्टोडर्म, जो कि बॉडी को कवर कर रही है। एक्टो मीन्स बाहर, ठीक है। उसके बाद है मसल लेयर विच इज़ फॉर्म फ्रॉम मीजोडर्म, यानी मीजोडर्म है। उसके बाद है सीलोम, ठीक है। तो टिपिकली जो सीलोम होती है, ट्रू सीलोम, उसके बाहर वाली साइड पे भी मीजोडर्म होना चाहिए, अंदर वाली साइड पे भी मीजोडर्म होना चाहिए, यानी कि वो कैविटी मीजोडर्म को स्प्लिट करके बनी होनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है। सेंटर में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है विच इज़ फॉर्म फ्रॉम एक्टोडर्म। तो स्यूडोसीलोम की बाहर वाली साइड तो मीजोडर्म लाइंड है, लेकिन जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे एक्टोडर्म है, ठीक है। तो दिस सीलोम इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म एंड इट इज़ नॉट अ ट्रू सीलोम, दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ फॉल्स सीलोम और अ स्यूडोसीलोम. So this shows the life cycle of a typical parasitic roundworm, Ascaris lumbricoides, which is parasitic on human beings. So look at figure number 1. They have shown female worms and male worms. Both of these are parasitic in small intestine. Female worm you can see is longer than the male worm. तो बेसिकली जैसे हमने देखा था प्लेटीहेल्मिन्थिस में कोई हुक सकर प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हुक्स एंड सकर्स थे, दे अटैच टू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड दे प्रिवेंटेड डाइजेशन क्या बाय अटैचिंग देमसेल्स टू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. तो अब इस केस में कोई हुक नहीं है, सकर नहीं है, तो दे आर लाइंग फ्रीली इन द बॉडी कैविटीज़, ठीक है. तो फ्रीली गट के अंदर पड़े हुए हैं बस. तो हाउ इज़ इट बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जो टेप वर्म्स थे और जो फ्लूक्स थे वो तो होस्ट के इंटेस्टाइन के वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है. और जैसे म्यूकस हमारी इंटेस्टाइन और स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही वर्म भी प्रोटेक्टेड रहता है वहाँ पे. लेकिन ये जो वर्म्स हैं ये फ्रीली लाई करते हैं इन द कैविटीज़, ठीक है. इंटेस्टाइन की कैविटी में और जहाँ भी हमारी बॉडी में जाएंगे वहाँ पे फ्रीली लाई करते हैं, कोई सकर या हुक तो है नहीं, ठीक है. तो बेसिकली हाउ दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इज बाय प्रेजेंस ऑफ अ टफ टिश्यू, ठीक है. एक टफ नॉन लिविंग टिश्यू इनकी बॉडी को कवर करके रखता है, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है. तो क्यूटिकल की वजह से जो है हमारी बॉडी के एंजाइम्स इन पे एक्ट नहीं कर पाते, ठीक है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट क्यूटिकल दैट दे आर सर्वाइविंग इनसाइड ह्यूमन बॉडीज़. यू कैन सी इन द फर्स्ट फिगर क्या वर्म्स इंटेस्टाइन में हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, एंड दे रिलीज एग्स विच आर रिलीज आउटसाइड बाय अ फीसिस. तो ये जो फीसिस के थ्रू एग्स रिलीज हुए हैं ये बाहर जाके क्या होते हैं, डेवलप होते हैं इनटू लार्वल स्टेजेस. तो सेकंड स्टेज जो लार्वा है, ठीक है, उसके बाद पहली स्टेज लार्वा बना, सेकंड स्टेज लार्वा बना, थर्ड स्टेज लार्वा बना. तो जो थर्ड स्टेज लार्वा है वो इन्फेक्टिव है, और उसको जब ह्यूमन बींग्स इंजेस्ट करते हैं तो लार्वे जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं. फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन दे पियर्स द इंटेस्टिनल वॉल को पियर्स करके वो कहाँ जाते हैं, ब्लड वेसल में जाते हैं. ब्लड वेसल्स में एंटर करके वो सर्कुलेटरी सिस्टम में से हो करके हमारी लंग्स में पहुंच जाते हैं. लंग्स में रहते हैं, वहाँ पे और लार्वे फॉर्म होते हैं, ठीक है जी. फिर लार्वे फॉर्म होने के बाद जो है अल्टीमेटली जब उसने रिलीज़ होना है, ठीक है, तो कफ के थ्रू क्या होता है, लंग्स से उन लार्वे को ऊपर भेजा जाता है. कहाँ पे, ट्रैकिए में. ट्रैकिए से वो कहाँ आ जाते हैं, वापस माउथ में एंटर कर जाते हैं, एंड दे आर देन इंजेस्टेड. दोज इंजेस्टेड वर्म्स दे अगेन रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर एग्स रिलीज होते हैं. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज लार्वा फॉर्म होता है. थर्ड स्टेज लार्वा से हम इन्फेक्ट होते हैं. वो लार्वा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ से इंटेस्टिनल वॉल को पियर्स करके लंग्स में जाता है. लंग्स में डेवलपमेंट होती है. फिर से उस लार्वे का जब मैच्योर होने का टाइम आ गया है तो उसने क्या करना है, कफ की मदद से उसने कहाँ जाना है, लंग्स से ऊपर की तरफ जाना है, ट्रेकिया में, ठीक है. ट्रेकिया के थ्रू वो निकल करके कहाँ जाएगा, वापस ट्रेकिया से ईसोफेगस में एंटर कर जाएगा. फ्रॉम ईसोफेगस इट विल री एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द होल प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन.